आज हम तटवर्ती मैदानी प्रदेश के बारे में डिस्कस करेंगे। कोस्टल प्लेन रीजन ये एक भौतिक प्रदेश है, फिजियोग्राफिक डिवीजन है इंडिया का। कहाँ पे स्थित है और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है? तो देखिए, ये जो रीजन है तटवर्ती मैदानी प्रदेश, ये लगभग यहाँ कच्छ के प्रायद्वीप से लेकर, कच्छ पेनिनसुला से लेकर और आपको उड़ीसा का जो तटवर्ती क्षेत्र है वहां तक ये देखने को मिलेगा। और मेनली ये आपको स्वर्ण रेखा नदी जो है वहां तक देखने को मिलेगा। आपको याद होगा स्वर्ण रेखा नदी हमने कहाँ पे डिस्कस की थी? हमने जो मैदानी प्रदेश किए थे गंगा के मैदान, उसमें गंगा के मैदान में जो हमने प्रादेशिक भाग देखा था उसमें हमने देखा था स्वर्ण रेखा और दामोदर नदी के बीच में रार का मैदान स्थित है। तो स्वर्ण रेखा नदी के उत्तर वाला जो भाग है, नॉर्थ की तरफ या फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ जो भाग है वो गंगा के मैदान का हिस्सा है। जबकि स्वर्ण रेखा के दक्षिण की तरफ, साउथ में जो हिस्सा है वो किसका पार्ट बन जाता है? ये तटवर्ती मैदानी प्रदेश का भाग बन जाता है। हम मैदानी प्रदेश या भारत के उत्तरी मैदानी प्रदेश नदर्न प्लेन रीजन ऑलरेडी कर चुके हैं और नदर्न प्लेन कर चुके हैं, इसीलिए अब हम पहले कोस्टल प्लेन रीजन को देखेंगे, उसके बाद प्रायद्वीपीय प्रदेश को या पेनिनसुलर इंडिया को देखेंगे, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश को। तो कच्छ से लेकर स्वर्ण रेखा नदी तक ये विस्तृत है। आपको याद है हमने भारत की जो तटरेखा है, मुख्य भूभाग की, मेनलैंड की जो कोस्टलाइन है, उसको राउंड फिगर में कितने किलोमीटर दूरी तक विस्तृत बताया? 6100 किलोमीटर दूरी तक विस्तृत बताया उसको। इंडिया की मेनलैंड की जो कोस्टलाइन है वो राउंड फिगर में इतनी है। परंतु ये तटवर्ती मैदानी प्रदेश जो है कच्छ से लेकर स्वर्ण रेखा तक जिसका विस्तार है, ये लगभग 6000 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है, पूरा पूर्व पश्चिम से लेकर और पूर्व तक। ये 6000 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत क्यों है और 6100 में क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो 100 किलोमीटर इसमें बचते हैं, ये 100 किलोमीटर तटवर्ती क्षेत्र किसमें आ जाते हैं? पश्चिम बंगाल वाले भाग में। और पश्चिम बंगाल का जो तटवर्ती क्षेत्र है, वेस्ट बंगाल का जो कोस्टल रीजन है, हुगली वाला जो भाग है वो गंगा के मैदान का हिस्सा है, सुंदरबन डेल्टा वाले क्षेत्र का हिस्सा है, वो गंगा के प्लेन का रीजन है, इसीलिए उसको इस तटवर्ती मैदानी प्रदेश में हमने इंक्लूड नहीं किया है। तो ये जो तटवर्ती मैदानी प्रदेश है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सुवर्ण रेखा नदी तक विस्तृत है, लगभग 6000 किलोमीटर की दूरी तक, कच्छ से लेकर और सुवर्ण रेखा नदी तक। अब ये जो प्रदेश है, कहीं पे भी, चाहे वो उत्तरी मैदानी प्रदेश हो, चाहे ये तटवर्ती मैदानी प्रदेश हो, कोस्टल प्लेन रीजन, हमेशा प्लेन रीजन बनते हैं जब नदियां आकर अवसाद जमा करती हैं, सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती हैं। तो पेनिनसुलर इंडिया की, प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीप क्या होता है? तीन ओर से सागर से जो घिरा होता है, तीन साइड से वाटर से जो कवर्ड होता है। इस पेनिनसुलर इंडिया में जितनी भी रिवर्स हैं, वो कुछ रिवर्स अरेबियन सी में गिरती हैं, अरब सागर में, कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अरब सागर की तरफ गिरती हुई नदियां जो है वो यहाँ पश्चिम में मैदानी क्षेत्र बनाती हैं और बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरती हुई नदियां पूर्व में मैदानी क्षेत्र बनाती हैं, ईस्टर्न साइड में कोस्टल प्लेन रीजन बनाती हैं। तो दोनों तरफ जो प्लेन रीजन है वो किसके द्वारा बने हैं? नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों से बने हैं, सेडिमेंट से बने हैं। ये जो प्लेन रीजन है मैदानी प्रदेश, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। ये एक तो आपको कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक ये जो हिस्सा दिख रहा है, इसे कहते हैं पश्चिमी तटवर्ती मैदान, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन रीजन। और दूसरी तरफ स्वर्ण रेखा नदी से लेकर और कन्याकुमारी तक जो भाग है, ये है पूर्वी तटवर्ती मैदान, ईस्टर्न कोस्टल रीजन। तो इस प्लेन रीजन को दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा जा सकता है, ईस्टर्न कोस्टल और वेस्टर्न कोस्टल रीजन और ईस्टर्न कोस्टल रीजन, पश्चिमी तटवर्ती मैदान और पूर्वी तटवर्ती मैदान। अब एक एक तटवर्ती मैदान को हम डिटेल से देखेंगे अभी। तो देखिए, दो पार्ट्स हैं इसके, पश्चिमी तटवर्ती मैदान और पूर्वी तटवर्ती मैदान। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पश्चिमी तटवर्ती मैदान। तो देखिए, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन रीजन जो है ये कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? ये मुख्य रूप से कच्छ प्रायद्वीप, ये गुजरात में जो दो पेनिनसुला हैं, दो प्रायद्वीप हैं ये वाले, ये गुजरात के तो जो दो प्रायद्वीप है, इसमें उत्तर वाला जो है उसे कच्छ प्रायद्वीप कहते हैं, दक्षिण वाला जो है इसे काठियावाड़ प्रायद्वीप कहते हैं। काठियावाड़, काठियावाड़ प्रायद्वीप का ही दूसरा नाम है सौराष्ट्र प्रायद्वीप, सौराष्ट्र पेनिनसुला।
तो कुल मिला के गुजरात में ये दो पेनिनसुला है, कच्छ और काठियावाड़। तो ये वेस्टर्न कोस्टल रीजन कहाँ से शुरू होता है, ये कच्छ प्रायद्वीप से शुरू होता है, कच्छ पेनिनसुला से, और एंड में जाता है ये कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी तक ये जो हिस्सा है इसको हम कुमारी अंतरीप भी कह सकते हैं। भारत का जो ये बिल्कुल दक्षिणतम टिप है, सदर्न मोस्ट जो टिप है इंडिया का, ये जो टिप वाला रीजन है, यहाँ पर है कुमारी अंतरीप, कुमारी अंतरीप। और इस कुमारी अंतरीप को इंग्लिश में कहते हैं केप कोमोरिन, केप कोमोरिन। केप या अंतरीप किसको कहा जाता है ज्योग्राफिकली अगर देखा जाए, ये अंतरीप या केप क्या होता है? तो देखिए, जब किसी जलीय भाग में, वाटर रीजन में, जब कोई बहुत बड़ा स्थलीय भाग विस्तृत हो, जैसे एक बड़ा सा लैंडमास एक्सटेंडेड है ये, तो ये तो क्या हो गया, ये पेनिनसुला हो गया, प्रायद्वीप, क्योंकि ये बड़ा सा भूभाग है जो जल की तरफ विस्तृत है, तीन तरफ से घिरा हुआ है जल से। पर यदि जल की ओर, पानी की तरफ एक छोटा सा कोई भूभाग जो है वो विस्तृत हो, तो उसे अंतरीप कहा जाता है। जैसे यहाँ पे यदि हम देखें इस डायग्राम में, तो ये एक स्थलीय भाग है जो कि एक प्रायद्वीप है बड़ा सा। इस बड़े से प्रायद्वीप में कहीं पर भी अगर कोई छोटा सा स्थलीय भाग इस तरह से आगे आया हुआ हो, ये वाला स्थलीय भाग है जैसे, तो ये अंतरीप होगा। तो जब छोटा सा स्थलीय भाग जल की तरफ निकला हुआ होता है तो उसे अंतरीप या केप कहा जाता है। बड़ा होता है तो वो पेनिनसुला कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। तो ये है केप। और इंडिया का जो दक्षिणी भाग है, सदर्न पार्ट, वहां पर एक छोटा सा हिस्सा इस तरह से आगे की तरफ निकला हुआ, उसे कहते हैं केप कोमोरिन। तो ये केप कोमोरिन वाला जो पार्ट है, यहाँ तक विस्तृत है ये पश्चिमी तटवर्ती मैदान, कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक, या फिर आप कह सकते हो कच्छ से लेकर कुमारी अंतरीप या केप कोमोरिन तक विस्तार है इसका। अब ये जो वेस्टर्न कोस्टल रीजन है, यहाँ पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट से जो नदियां आती हैं, वो नदियां इस पश्चिमी तटवर्ती मैदान का निर्माण करते हुए अरब सागर में गिरती हैं, अरेबियन सी में गिरती हैं। पर जो भी वेस्टर्न साइड की रिवर्स हैं, उनकी खास बात यह है कि जब ये पश्चिमी घाट से उतरकर और बहते हुए गिरती है अरब सागर में, तो इन नदियों का मार्ग बहुत छोटा होता है, क्योंकि जैसे ही माउंटेन से निकलती हैं वैसे ही समुद्र आ जाता है। तो ये नदियां जो है बहुत छोटे मार्ग वाली नदियां होती हैं, तो बहुत कम लंबाई वाली, शॉर्ट या कम लंबी। अब ये जो कम लंबी जो नदियां हैं, जब ये तीव्र ढाल से उतरती हैं, मान लीजिए ये वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट नाम का एक पर्वत है वेस्टर्न साइड में इंडिया के, तो ये पश्चिमी घाट जो पर्वत है, इसका वेस्टर्न स्लोप, पश्चिमी ढाल बहुत तीव्र है, बहुत स्टीप स्लोप है। इस स्टीप स्लोप से जब गिरती हैं नदियां, तो जैसे ही पर्वत से गिरती हैं उस समय नदी की स्पीड बहुत तेज होती है, क्योंकि वो एकदम से ढाल से गिरती है। तो तीव्र ढाल से गिरने वाली नदियां बहुत तेज गति करते हुए जाती हैं और इनकी लेंथ, लंबाई बहुत कम होती है। इसीलिए जब ये समुद्र में गिरती हैं, उस समय भी, गिरते समय भी इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। और स्पीड ज्यादा होने की वजह से ये नदियां जो है सेडिमेंट्स, अवसादों को जमा नहीं करती, अपने साथ बहा कर ले जाती हैं, क्योंकि इनकी स्पीड काफी ज्यादा होती है। तो ये जो तीव्रगामी नदियां हैं, हाई स्पीड से चलने वाली जो रिवर्स हैं वेस्टर्न साइड में, इनकी वजह से सेडिमेंट्स जमा नहीं होते वेस्टर्न कोस्टल रीजन में, यहाँ पे तटवर्ती क्षेत्र में अवसाद जमा नहीं हो पाते। और जब कोई नदी बिना अवसाद जमा किए सीधे जाकर समुद्र में गिर जाती है, मान लीजिए ये नदी है, सीधे पहाड़ से उतरी, पहाड़ से उतरते ही यहाँ छोटे से तटवर्ती मैदान में बही और उसके बाद सीधे जाकर समुद्र में गिर गई बिना सेडिमेंट्स जमा किए, तो ऐसी नदियां जो बिना अवसाद जमा किए समुद्र में गिरती है, उनके मुख को, उनके मुहाने को कहा जाता है कि इस नदी ने नदमुख बनाया है, नदमुख बनाया है, एस्चुरी बनाई है। एस्चुरी या नदमुख का मतलब है सीधे किसी नदी का जाकर महासागर में, समुद्र में गिर जाना बिना सेडिमेंट्स को डिपॉजिट किए। तो वेस्टर्न जो रीजन है, पश्चिमी जो तटवर्ती क्षेत्र है, वहां तीव्रगामी नदियां हैं, तेज गति से चलने वाली नदियां हैं, जो अवसाद जमा ना कर पाने के कारण
नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती हैं, और जहां पर एस्चुरी बनती है, नदमुख बनती है, वहां कम सेडिमेंट्स डिपॉजिट होने की वजह से जो मैदानी क्षेत्र बनता है उसकी चौड़ाई थोड़ी कम होती है। क्योंकि प्लेन्स बनते किससे, जब नदी अवसाद को छोड़ती है, जमा करती है, इकट्ठा करती है, तब जाकर प्लेन्स बड़े बनते हैं। पर यहाँ नदी सेडिमेंट्स को छोड़ ही नहीं रही, अपने साथ बहा कर ले जा रही है समुद्र में। इसी वजह से वेस्टर्न जो कोस्टल रीजन है वहां पर ज्यादा चौड़े आपको मैदान देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत सकड़े मैदान है। तुलनात्मक रूप से देखें तो ये पूर्व के मैदान ज्यादा चौड़े हैं और पश्चिम वाले जो मैदान है वो कम चौड़े हैं। पर पश्चिम में भी ऐसा नहीं है कि सभी जगह कम चौड़े हैं। पश्चिम का जो बिल्कुल मध्यवर्ती भाग है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का जो सेंट्रल या मिडिल पोर्शन है, बॉम्बे और गोवा वाला, मुंबई महाराष्ट्र और गोवा वाला, वहां पर ये बहुत सकड़े हो जाते हैं मैदान, बहुत नैरो हो जाते हैं। और बाकी जो दक्षिणी भाग है वहां पर तो फिर भी थोड़े चौड़े हैं, और गुजरात में फिर भी चौड़े हैं। तो गुजरात में और दक्षिणी भाग में तो फिर भी थोड़े बहुत चौड़े हमको दिखते हैं, पर अन्यथा मध्य भाग में तो बहुत ही सकड़े हैं ये मैदान। तो कुल मिला के पश्चिमी तटवर्ती मैदान में नदियां नदमुख बनाती हैं, जिसकी वजह से मैदानी क्षेत्र की चौड़ाई काफी कम देखने को मिलती है। और यहाँ पर चौड़ाई लगभग देखा जाए तो 50 से लेकर 100 किलोमीटर हमें चौड़ाई देखने को मिलती है। इस तरह से पूर्व से पश्चिम की तरफ देखें तो काफी कम चौड़ाई मैदानों की देखने को मिलती है, 50 से 100 किलोमीटर चौड़े। और इनकी अगर औसत चौड़ाई की बात करें, एवरेज विड्थ की बात की जाए, तो एवरेज विड्थ 64 किलोमीटर, 64 किलोमीटर है एवरेज चौड़ाई, औसत चौड़ाई इन मैदानी क्षेत्रों की। तो ये तो मैदानी क्षेत्र की चौड़ाई हो गई। अब ये जो मैदानी भाग है, आपको यदि पता हो कि इंडिया का जो तटवर्ती क्षेत्र है, कोस्टल रीजन, वहां पर यदि नदी नदमुख ना बनाए तो उस स्थिति में क्या, डेल्टा ना बनाए तो उस स्थिति में क्या होगा। तो देखिए भारत का ये है, मान लीजिए हम भारत का ब्लॉक डायग्राम में देखें तो ये भारत का ईस्टर्न साइड है, पूर्वी भाग, ये भारत का वेस्टर्न साइड। और यहाँ जिस तरह से हम कल्पना करते हैं कि जहाँ पे स्थल खत्म हो रहा है, इंडिया का लैंडमास खत्म हो रहा है, एकदम से समुद्र शुरू हो जाता है, ऐसा नहीं होता, एकदम से समुद्र शुरू नहीं होता। पास में जहाँ पर ये कॉन्टिनेंट होता है या लैंड होती है, उसके ठीक पास में ऐसे धीरे धीरे ढाल आता है। और ये जो महाद्वीप का विस्तृत भाग है, कॉन्टिनेंट का एक्सटेंडेड पार्ट है, इसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ या महाद्वीपीय शेल्फ। ये महाद्वीपीय शेल्फ विस्तृत होती है, शेल्फ के बाद और आगे जाते हैं तो तीव्र ढाल आता है, और उसके बाद समुद्र की गहराइयां शुरू हो जाती है। तो ये इस तरफ भी इस तरह से देखने को मिलता है, तीव्र ढाल और फिर समुद्र की गहराई। तो जो समुद्र है, जिस तरह से हम कल्पना करते हैं, वो एकदम से शुरू नहीं हो जाता, वो थोड़ा टाइम बाद शुरू होता है। तो यदि हम देखें, ये इंडिया का, साउथ इंडिया का लैंडमास है, और ये समुद्र है, महासागर, इस तरफ भी। अब पूर्व के भाग की जो नदियां हैं, ईस्टर्न साइड की रिवर्स बनाती है डेल्टा। डेल्टा बनाने का मतलब है इंडिया के ईस्टर्न साइड में बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरने वाली जो नदियां हैं, वो सेडिमेंट्स को छोड़ती हैं समुद्र में गिरने से पहले। तो उससे क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ मान लीजिए ये कोई नदी है जो ईस्टर्न साइड में होते हुए जाकर गिर रही है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में, ये बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। तो उससे क्या होता है, यहाँ अवसाद जमा होते हैं बहुत सारे। जब अवसाद निरंतर लगातार नदी जमा करती है तो तटवर्ती क्षेत्र का विस्तार हो जाता है, कोस्टल रीजन जो है वो थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है। और कोस्टल रीजन एक्सटेंड होने से ये जो तट है, कोस्टल रीजन, ये जो तटवर्ती क्षेत्र है, यहाँ पर तट ऊपर उठ गया है। तो इस तरह के जो तट होते हैं जो ऊपर उठ जाते हैं, इस तरह के तटों को कहा जाता है इमर्ज्ड कोस्ट, इमर्ज्ड कोस्ट। तो ये इमर्ज कोस्ट वाला रीजन है जहाँ पे ऊपर उठ चुकी है तटवर्ती क्षेत्र, जो है उसका उत्थान हुआ है। तो उत्थान होने वाली उत्थित जो तटवर्ती क्षेत्र है वो यहाँ पर ईस्टर्न साइड में देखने को मिलता है, क्योंकि नदियां यहाँ डेल्टा बनाती हैं पूर्वी भाग में और अवसाद जमा करती हैं। जबकि पश्चिमी भाग की नदियां क्या है, कोई डेल्टा वेल्टा नहीं बनाती हैं, सीधी जाती हैं और समुद्र में गिर जाती हैं और समुद्र के पानी में विलीन हो जाती हैं, यहाँ कोई अवसाद जमा नहीं हुए। इसीलिए यहाँ का पश्चिमी भाग का, वेस्टर्न साइड का जो कोस्टल रीजन है, वहां नदियों के नदमुख की वजह से
एस्चुरी की वजह से तटवर्ती क्षेत्र जो है वो जलमग्न ही दिखता है, ये सबमर्ज्ड ही है। तो हमारी जो वेस्टर्न कोस्ट है, पश्चिमी तट भारत का, वो सबमर्ज्ड है। तो ये जो इमर्ज कोस्ट है इसे कहा जाता है उन्मज्जन तट, और जो सबमर्ज्ड कोस्ट है, जो पानी में डूबा हुआ तटवर्ती क्षेत्र है, इसे कहा जाता है निमज्जन तट। जिस भी क्षेत्र में निमज्जन या सबमर्ज्ड कोस्ट देखने को मिलती है, वहां आसानी से तटवर्ती क्षेत्र तक जहाज पहुंच सकता है, बिल्कुल कोस्ट लाइन तक पहुंच सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई जहाज आ रहा है, तो ये जो जहाज आ रहा है ये आराम से आगे तक पहुंचकर तटवर्ती क्षेत्र तक, कोस्टल रीजन तक पहुंच सकता है, बिल्कुल तट तक पहुंच सकता है। तो इसीलिए जहां निमज्जन तट होता है वहां पर बंदरगाह निर्माण के लिए काफी अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, पोर्ट्स बनाना काफी आसान होता है बंदरगाह। जबकि ऐसा क्षेत्र जहां पे उन्मज्जन या इमर्ज्ड कोस्ट होती है, उस स्थिति में वहां पर क्या देखने को मिलता है कि अगर यहाँ पे जहाज आ रहा है, मान लीजिए ये शिप आ रहा है, तो ये जहाज कुछ दूरी तक आगे आ पाएगा, पर ज्यादा आगे तक आगे नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे सेडिमेंट्स जमा हैं, इसीलिए ये जहाज को और आगे आने से रोक देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर पूर्वी भाग जो है इंडिया का, यहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाह के निर्माण के लिए इतनी अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं जितनी पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में है, क्योंकि पश्चिमी वेस्टर्न कोस्टल रीजन जो है वो सबमर्ज्ड कोस्ट वाला रीजन है, निमज्जन तट वाला क्षेत्र है, और ईस्टर्न कोस्टल रीजन जो है वो हमें इमर्ज कोस्ट वाला रीजन देखने को मिलता है, जिसे उन्मज्जन तट वाला क्षेत्र कहते हैं। उत्थान होने वाली जो तटवर्ती क्षेत्र है वो है। तो पोर्ट्स दोनों में से कहाँ ज्यादा नेचुरली बन सकते हैं? वेस्टर्न साइड में बन सकते हैं। ईस्टर्न साइड की नदियां क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा मतलब अवसाद जमा करती हैं। वेस्टर्न साइड की नदियां क्या बनाती है? पश्चिमी भाग की नदियां नदमुख बनाती हैं। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस समझ में आया होगा। प्लस ये भी आपको समझ में आया होगा, जहां डेल्टा बनता है वहां कोस्टल रीजन एक्सटेंड होता जाता है, उसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है, पर जहां नदमुख बनाती है नदियां, एस्चुरी, वहां पे ज्यादा चौड़ा नहीं हो पाता तटवर्ती क्षेत्र। तो ये है इंडिया के वेस्टर्न और कोस्टल रीजन की मेन चीजें। तो अब देखिए, भारत का ये जो पश्चिमी तटवर्ती मैदान है ये काफी सकड़ा है, नैरो है। 50 से 100 किलोमीटर, 50 से 100 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, और एवरेज औसत कितनी है? 64 किलोमीटर इसकी विड्थ है। फिर नदियां क्या बनाती है? मोस्टली यहाँ की नदमुख बनाती है, क्योंकि नदियां तीव्रगामी हैं, तेजी से आती हैं, अपने साथ सेडिमेंट्स को, अवसाद को बहा कर ले जाती हैं। निमज्जन तट देखने को मिलता है, सबमर्ज्ड कोस्ट है, कहाँ? पश्चिम वाली। अभी हमने देखा सबमर्ज्ड कोस्ट क्यों है, क्योंकि नदियां सेडिमेंट्स, अवसाद जमा ही नहीं करती है, तो वो नीचे का नीचे रहता है, तटवर्ती क्षेत्र ऊपर आता ही नहीं है। तो निमज्जन तट मतलब सबमर्ज्ड कोस्ट है, पानी से भरी हुई जो तटवर्ती क्षेत्र है वो है, और बंदरगाह निर्माण के लिए यहाँ अनुकूल परिस्थितियां हैं। ये जो वेस्टर्न कोस्टल रीजन है, यहाँ कौन कौन से राज्य कवर हो रहे हैं? तो यदि देखा जाए तो यहाँ गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। तो ये वेस्टर्न कोस्टल रीजन इन राज्यों में फैला हुआ है। इन राज्यों के आधार पर इस मैदानी क्षेत्र को प्रादेशिक भागों में बांटा जाता है, कुछ रीजनल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अब वो रीजनल पार्ट्स कौन से हैं वो देखते हैं। तो देखिए, 6 प्रादेशिक भाग हैं इस मैदानी क्षेत्र के, और 6 प्रादेशिक भाग ये हैं। देखिए, सबसे ऊपर वाला जो है ये कच्छ का मैदान है, जहां कच्छ का रण है, कच्छ का मैदानी क्षेत्र पहला नंबर भाग। ये दूसरा, ये वाला जो प्लेन है ये, इसे कहते हैं काठियावाड़ का मैदान, काठियावाड़ तट। फिर ये जो गुजरात के दक्षिणी भाग वाला हिस्सा है, ये पूरा सूरत वाला और वो वाला भाग, उसे कहते हैं गुजरात का मैदान। तो गुजरात में ही 3 प्रादेशिक भाग हैं, कच्छ, काठियावाड़ और गुजरात का मैदान। फिर उसके बाद महाराष्ट्र और गोवा में है कोंकण तट, महाराष्ट्र गोवा में कोंकण तट। फिर उसके बाद कर्नाटक वाले क्षेत्र में कन्नड़, कन्नड़ तटवर्ती क्षेत्र या तटवर्ती मैदान, और केरल में है मलाबार तटवर्ती मैदान, मलाबार कोस्ट। तो इस तरह से 6 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है इस कोस्टल प्लेन रीजन को। अब एक एक जो पार्ट है हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे।
सबसे पहले हम गुजरात के ये जो 3 भाग हैं उनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कच्छ के प्रायद्वीप की या कच्छ के मैदान की। तो कच्छ मैदान, अगर हम गुजरात की जो दोनों पेनिनसुला है उनको ध्यान से देखें तो ऊपर वाला जो उत्तरी प्रायद्वीपीय भाग है वो है कच्छ का मैदान। अब ये जो कच्छ का प्रायद्वीप है वहां पर ये जो कच्छ का मैदान है, अगर हम इंडिया के साथ साथ पड़ोसी देशों को भी देखें तो जहां ये कच्छ का मैदानी क्षेत्र बना है यहाँ पड़ोस में शुरू हो जाता है ये पाकिस्तान वाला पार्ट है, पाकिस्तान, और यहाँ ऊपर ये इंडिया वाला पार्ट है। तो ये जो हिस्सा है पाकिस्तान वाला, यहाँ पर आकर गिरती है इंडस रिवर, सिंधु नदी, यहाँ जम्मू कश्मीर वगैरह से होते हुए फिर आगे आती है, फिर यहाँ डेल्टा बनाते हुए आगे जाकर अरेबियन सी में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। तो सिंधु नदी जो है, इंडस रिवर जिसको कहते हैं, सिंधु नदी के कारण ही ये जो डेल्टा क्षेत्र है सिंधु का, इंडस का, वहां पर जो सेडिमेंट्स जमा होते हैं उसी की वजह से ये कच्छ का प्रायद्वीपीय भाग बना है। तो कच्छ पेनिनसुला किसकी वजह से बना है, कौन सी नदी सेडिमेंट्स जमा करती है, इंडस रिवर, सिंधु नदी, जो अब किस में है, पाकिस्तान में है। तो कच्छ का प्रायद्वीप बनता तो इस इंडस रिवर की वजह से है, सिंधु नदी बनाती है, इसी वजह से ये मैदानी क्षेत्र काफी उपयोगी हो सकता था पर है नहीं, वो कारण हम देखेंगे। इंडस रिवर जब सेडिमेंट जमा करती है उससे बनता है, तो काफी चौड़ा मैदान है, क्योंकि अक्सर जहां पर नदियां डेल्टा बनाती हैं वहां मैदानी क्षेत्र काफी चौड़ा होता है। तो ये ब्रॉड प्लेन्स है, चौड़े मैदान, पर ये जो चौड़े मैदानी क्षेत्र हैं यहाँ ज्वारीय गतिविधियां बहुत ज्यादा होती हैं, टाइडल एक्टिविटीज काफी ज्यादा होती है, यहाँ ज्वार आते हैं। और आपको पता है जब टाइड्स आती हैं, उच्च ज्वार आता है, हाई टाइड, तो वो अपने साथ समुद्र का जल लेकर आता है। तो समुद्र का पानी जब अंदर तक आ जाता है कोस्टल रीजन में, तो उसकी वजह से वो लवणीय जल होता है, समुद्र के पानी में नमक होता है, सॉल्ट कंटेंट होता है, तो बार बार समुद्र का जल उस तटवर्ती क्षेत्र में आता रहता है। इसीलिए कच्छ के मैदान में लवणों की सांद्रता, सॉल्ट जो होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और इसीलिए ये कच्छ का मैदान भले ही चौड़ा हो पर ये चौड़ा मैदान जो है ये लवणीय मिट्टी वाला है, ये सलिनिटी यहाँ बहुत ज्यादा है, और इसी वजह से सफेद रंग का दिखता है। कच्छ का जो रण ऑफ कच्छ सुना होगा, कच्छ का जो रण वाला क्षेत्र है वो पूरा व्हाइट कलर का दिखता है, और दूर से फोटो वोटो लेते तो ऐसा लगता है बर्फ है, पर वो वास्तव में क्या होती है, वो नमक की, लवणों की परत होती है। तो यहाँ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, लवणों की सांद्रता ज्यादा है, इसीलिए एग्रीकल्चर के लिए यूजफुल नहीं है, कृषि के लिए उपयोगी नहीं है ये कच्छ का मैदानी क्षेत्र। तो यही मेन चीज है कच्छ के मैदान में, फ्लैट है, बिल्कुल समतल है, चौड़े मैदान है, किसके द्वारा बने हैं, सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों द्वारा, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज से बने हैं। चौड़े होने के बावजूद ज्वारीय गतिविधियों के कारण यहाँ पर लवणों की या सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये कृषि के लिए उपयोगी नहीं। अब हम बात करते हैं दूसरे मैदान की, जो है काठियावाड़। काठियावाड़ का ये जो मैदान है, ये यहाँ पर जो दक्षिण वाला प्रायद्वीप है, सदर्न वाला जो पेनिनसुला है गुजरात का, उसको हम कहते हैं काठियावाड़ का प्रायद्वीप, जिसे सौराष्ट्र प्रायद्वीप भी कहते हैं, सौराष्ट्र पेनिनसुला। यहाँ पर है ये काठियावाड़ के मैदान। ये कैसे बने हैं, तो ये मान लीजिए कच्छ है, ये काठियावाड़ वाला है। काठियावाड़ वाले प्रायद्वीप में, पेनिनसुला में, यहाँ कुछ पहाड़ियां हैं, और यहाँ ये जो पहाड़ियां हैं काठियावाड़ में, उन पहाड़ियों का नाम है मांडव पहाड़ियां, मांडव पहाड़ियां। मांडव हिल्स। तो काठियावाड़ मैदान का निर्माण होता है जब मांडव पहाड़ियों से छोटी छोटी नदियां निकलती हैं, और ये नदियां यहाँ पर सेडिमेंट्स, अवसाद जमा करती हैं। तो इन नदियों के द्वारा जो अवसाद जमा हुए हैं, सेडिमेंट्स इकट्ठे हुए हैं, उससे ये मैदानी क्षेत्र बना है। पर ये मैदान क्योंकि छोटी मोटी नदियों द्वारा बना है, इसलिए बहुत ज्यादा बड़ा और विस्तृत नहीं है। तो काठियावाड़ के मैदान का निर्माण मांडव पहाड़ियों से निकलने वाली नदियां करती हैं, बट इसकी चौड़ाई इतनी ज्यादा नहीं है। बट जितना भी ये मैदान है उसमें कृषि की जा सकती है, खेती करते हैं यहाँ पर, और मेनली कोकोनट वगैरह और जो कोस्टल रीजन पे जो क्रॉप्स वगैरह ग्रो होती हैं वो यहाँ पर उगाई जाती हैं।
तो ये छोटा सा और सकड़ा सा मैदानी क्षेत्र है, बट कृषि के लिए उपयोगी है। कच्छ के मैदान जैसा नहीं है कि बड़ा है पर एग्रीकल्चर के लिए यूजफुल नहीं है, ये वाला यूजफुल है। तो देखिए ये जो है ये नैरो है, सकड़ा मैदान है, छोटा मैदान है, पर नदियां कौन सी बनाती है, मांडव पहाड़ियों से आने वाली नदियां बनाती हैं, कृषि के लिए उपयोगी है। अब गुजरात का जो तीसरा मैदानी क्षेत्र है उसको हम देखेंगे। तीसरा मैदानी क्षेत्र यहाँ काठियावाड़ के ठीक आगे, ये वाला पूरा जो हिस्सा है गुजरात का, ये दक्षिणी भाग, ये कॉर्नर, यहाँ पर जो कोस्टल प्लेन है, तटवर्ती मैदान, वो गुजरात के मैदान कहलाते हैं। तो देखिए गुजरात के मैदान ये यहाँ से लेकर इस पर्टिकुलर पार्ट से होते हुए ये पूरा जो हिस्सा है जितना भी गुजरात का, वो इसमें सम्मिलित है। तो काफी चौड़े मैदान है ये, काफी ब्रॉड प्लेन्स है ये। और ये जो चौड़े मैदानी क्षेत्र हैं ये बने कैसे हैं, यहाँ पे बहुत सारी प्रमुख नदियां आती हैं, जैसे खास तौर पर साबरमती नदी, माही नदी, वो सब नदियां यहाँ आकर खंबात की खाड़ी में गिरती हैं, गल्फ ऑफ खंबात में। उसकी वजह से ये काठियावाड़ का जो काठियावाड़ क्या, गुजरात का मैदानी क्षेत्र जो है वो बनता है। तो मेन नदियां जो है वो तो है साबरमती, साबरमती, माही, ये मेन नदियां हैं। और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत सहयोग किया जाता है नर्मदा नदी और तापी नदी द्वारा। पर नर्मदा और तापी नदियां ज्यादा बड़ा सहयोग नहीं करती, क्योंकि नर्मदा और तापी दोनों ही नदियां जो हैं वो क्या बनाती हैं, नदमुख बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। तो एस्चुरी बनाने वाली रिवर्स, इसलिए ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है, ज्यादा कंट्रीब्यूशन इनका रहता है। तो गुजरात के मैदान जो है ये गुजरात के दक्षिणी भाग में सदर्न पार्ट में स्थित मैदान है, जिनका निर्माण मेनली साबरमती, माही, नर्मदा, तापी जैसी नदियां करती हैं, और काफी चौड़े मैदान है, और कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बहुत यूजफुल है, खेती के लिए काफी उपयोगी हैं, क्योंकि काफी चौड़े भी हैं। तो ये वाला जो प्लेन रीजन है बहुत यूजफुल है गुजरात के लिए। अगर तीनों प्लेन रीजन जो गुजरात में है उनकी तुलनात्मक रूप से अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा उपयोगी ये वाला बड़ा वाला चौड़ा वाला मैदान जो है ये है, क्योंकि रण ऑफ कच्छ वाला एरिया लवणीय था, ये यहाँ वाला जो एरिया मांडव पहाड़ियों से निकलने वाली नदियों से जो बनता है ये बहुत छोटा है, सकड़ा है, पर ये वाला क्षेत्र सबसे ज्यादा कृषि के लिए गुजरात में उपयोगी है, और काफी चौड़ा भाग भी है। तो देखिए लोकेटेड इन सदर्न कोस्टल रीजन ऑफ गुजरात, बिल्कुल महाराष्ट्र के बॉर्डर के पास, ऊपर वाला जो सूरत के आसपास वाला जो गुजरात वाला हिस्सा है वो पूरा इसमें सम्मिलित है। साबरमती, माही, नर्मदा, तापी नदियों से बनता है, बहुत अत्यधिक उपजाऊ है और कृषि के लिए बहुत उपयोगी है। अब हम बात करेंगे कोंकण के मैदान की। कोंकण का मैदान कहाँ से कहाँ तक है, तो मेनली अगर हम देखें तो ये शुरू हो जाता है सूरत के आगे से, मतलब गुजरात वाला जो हिस्सा है उसमें सूरत वाले भाग के ठीक आगे से शुरू हो जाता है और गोवा तक रहता है। अगर मुख्य रूप से देखें तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और गोवा, इन दो राज्यों में विस्तृत है ये कोंकण का मैदान। अब इस कोंकण के मैदान की अगर हम देखें, पूरा वेस्टर्न कोस्टल रीजन में दक्षिणी भाग, सदर्न पार्ट भी चौड़ा है पश्चिमी तटवर्ती मैदान का, और उत्तरी भाग भी चौड़ा है, पर ये मध्य वाला जो भाग है, बीच वाला, यहाँ पर गोवा और महाराष्ट्र में बहुत कम नदियां हैं जो यहाँ पर आकर गिर रही हैं, और जो गिर भी रही हैं वो नदमुख बना रही हैं। जैसे गोवा की मंडोवी नदी, जुआरी नदी, ये सब नदियां जो है नदमुख बनाती हैं, एस्चुरी, इसलिए यहाँ पर बहुत कम सेडिमेंट जमा होने के कारण बहुत ही ज्यादा सकड़े मैदान है ये, बहुत नैरो प्लेन्स है। और सकड़े होने के साथ साथ ये पथरीले भी हैं, उबड़ खाबड़ भी हैं, पथरीले हैं, उबड़ खाबड़ है और बहुत सकड़े भी हैं, इसीलिए ज्यादा बड़े स्तर पर यहाँ पर खेती वगैरह नहीं की जा सकती। बट कुछ कमर्शियल क्रॉप्स जो हैं जिनको बहुत ज्यादा कोई फर्टाइल सॉइल की जरूरत नहीं होती, वो यहाँ पे ग्रो की जाती। जैसे यहाँ पर नारियल की खेती होती है, कोकोनट कल्टीवेशन, यहाँ पे आम की खेती की जाती है, मैंगो कल्टीवेशन होता है। गोवा में कैशू नट जो है, काजू, उसकी खेती होती है यहाँ पर बड़े स्तर पर। तो ये जो मेन क्रॉप्स है वो इस एरिया में ग्रो की जाती हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा इतना पथरीला और सकड़ा क्षेत्र है, बट वहां पर ये वाली क्रॉप्स जो है वो इजीली ग्रो कर सकती हैं। तो इन फसलों को उगाया जाता है इस क्षेत्र में। अब होता क्या है, मानसून वर्षा जब आती है, या मानसून जो है भारत में जो प्राप्त होता है वो कौन सी पवनों से होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों से, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, मानसून विंड्स।
तो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जो हैं ये भारत में वर्षा लेकर आती हैं, पर भारत में जून जुलाई अगस्त से के दौरान बारिश होती है। जून से पहले अप्रैल और मई में भी थोड़ी सी बूंदाबांदी होने लगती है कुछ एक क्षेत्रों में। तो जब अप्रैल और मई के दौरान थोड़ी बहुत वर्षा प्राप्त होती है तटवर्ती क्षेत्र में, इस वेस्टर्न कोस्टल रीजन में, उसे कहते हैं मॉनसून पूर्व वर्षा। क्योंकि मॉनसून वर्षा तो कब होती है? जून जुलाई अगस्त में। अप्रैल मई के आसपास जो बारिश होती है उसको कहते हैं मॉनसून पूर्व वर्षा। मॉनसून पूर्व वर्षा। तो इस पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में मॉनसून पूर्व वर्षा प्राप्त होती है, प्री मॉनसून रेनफॉल प्राप्त होती है, मॉनसून रेनफॉल। और यहाँ पर होने वाली प्री मॉनसून रेनफॉल जो है उनकी वजह से आम के पेड़ को ग्रो करने में या आम की जो फसल है उसको ग्रो करने में, क्रॉप को ग्रो करने में बहुत लाभ मिलता है। क्रॉप तो क्या है, ये मेनली आम के पेड़ को लाभ मिलता है, आम अच्छे से जो है वो ग्रो कर पाते हैं। तो इसीलिए यहाँ होने वाली जो प्री मॉनसून रेनफॉल है, मॉनसून पूर्व वर्षा, उसको कहते हैं आम्र वर्षा, क्योंकि आम के लिए लाभदायक होती है, इसलिए आम्र वर्षा कहा जाता है। इंग्लिश में इसको मैंगो शावर कहते हैं, मैंगो शावर। तो वेस्टर्न कोस्टल रीजन में जहां पे भी आम उगाए गए हैं वहां अगर मॉनसून से पहले थोड़ी बारिश प्राप्त हो रही है तो उस बारिश को कहेंगे आम्र वर्षा, मैंगो शावर। अब आम तो कहीं पे भी उगाए जा सकते हैं, यहाँ महाराष्ट्र में भी उगा सकते हैं, गोवा में भी उगा सकते हैं, कुछ आम कर्नाटक में भी होते हैं, और नीचे तक तमिलनाडु क्या केरल वाला जो क्षेत्र है वहां तक भी आम जो है कहीं कहीं उगाए जाते हैं। तो जहां पे भी आम के पेड़ लगाए गए हैं वहां होने वाली प्री मानसून वर्षा आम्र वर्षा है। पर यदि आपसे एग्जाम में कोई राज्य पूछा जाए, स्टेट, कि बताइए कौन से राज्य में आम्र वर्षा होती है, तो राज्य स्पेसिफिकली किसी एक स्टेट के लिए आम्र वर्षा को सेलेक्ट करना वो वैसे पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी एग्जाम में पूछा जाए तो अभी जो हम बता रहे हैं कि आम्र वर्षा होती है महाराष्ट्र और गोवा में, क्योंकि यहाँ पर आम के जो पेड़ हैं वो उगाए जाते हैं। पर एनसीईआरटी में क्या लिखा है? एनसीईआरटी में लिखा है, हमने जहां बताया उसके थोड़ा सा साउथ में जो स्टेट्स हैं उनके नाम लिखे हैं, हमने महाराष्ट्र गोवा यहाँ पर लिखा है, और मेनली एनसीईआरटी में बताया गया है कि कर्नाटक और केरल में जो बारिश होती है उसको कहते हैं आम्र वर्षा। खासतौर पर कर्नाटक में जो होती है उसको आम्र वर्षा, मैंगो शावर कहते हैं। तो मैंगो शावर को किसी एक स्टेट के साथ जोड़ना वैसे सही नहीं है। पूरा वेस्टर्न कोस्टल रीजन में जहां पे भी आम के पेड़ हैं वहां होने वाली वर्षा आम्र वर्षा है। फिर भी एक स्टेट सेलेक्ट करना हो तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यू कैन सेलेक्ट कर्नाटक और केरल इन दैट केस। तो देखिए ये कोंकण के तटवर्ती क्षेत्र महाराष्ट्र और गोवा में स्थित है, संकड़े हैं, पथरीले हैं, काजू आम इनकी सब की खेती की जाती है। मॉनसून से पहले जो बारिश होती है यहाँ उसे आम्र वर्षा कहते हैं। और आम्र वर्षा के लिए एक राज्य अगर सेलेक्ट करना हो तो आप कर्नाटक को सेलेक्ट कर सकते हैं। एनसीईआरटी में कर्नाटक के साथ साथ केरल का भी नाम लिया गया है, पर केरल में एक और बारिश बताई गई है प्री मॉनसून वर्षा में, चेरी ब्लॉसम वाली जो रेनफॉल है वो केरल के साथ जोड़ी गई है। तो कहीं दोनों ही साथ में आ जाए, चेरी ब्लॉसम और आम्र वर्षा, मैंगो शावर, तो आप मैंगो शावर को तो रिलेट कर देना कर्नाटक से और चेरी ब्लॉसम को रिलेट कर देना केरल से। वैसे अगर कोस्टल प्लेन की बात करते हैं तो सभी जगह आम्र वर्षा जो है नाम टाइटल दिया जा सकता है, स्पेशली महाराष्ट्र गोवा के आगे जितने भी राज्य हैं उन सबको। तो ये हो गया कोंकण का तट। अब हम बात करेंगे कन्नड़ के तट की। कन्नड़ जो तट है, अभी हमने गुजरात के मैदान देख लिए, कच्छ, काठियावाड़, गुजरात प्लेन्स, यहाँ पर हमने कोंकण के मैदान देख लिए जो महाराष्ट्र और गोवा में थे। गोवा के ठीक आगे कौन सा राज्य पड़ता है? कर्नाटक। तो ये जो मैदान है ये कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक के तटवर्ती क्षेत्र में स्थित है ये मैदान। अब कर्नाटक के तटवर्ती क्षेत्र में क्या होता है, पश्चिमी घाट वाला जो भाग है, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट एक पश्चिमी तट पर जो पर्वत है उसकी बात है ये। तो वेस्टर्न घाट वाला जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां से जो नदियां गिरती हैं, रिवर्स, वो नदियां आकर और इस कन्नड़ के मैदानी क्षेत्र में वाटरफॉल बनाती हैं। स्पेशली एक बहुत फेमस वाटरफॉल यहाँ कर्नाटक में स्थित है, और वो वाटरफॉल जो यहाँ पे बनाती है नदी, उसका नाम क्या है? तो उसे कहते हैं, यहाँ पर एक शरावती नाम की नदी है। ये शरावती नाम की जो नदी है यहाँ पे एक वाटरफॉल बनाती है और उस वाटरफॉल का नाम है जोग फॉल।
काफी फेमस वाटरफॉल है। इस जॉगफॉल को गेरोसोपा वाटरफॉल भी कहते हैं, गेरोसोपा। तो इसके डिफरेंट नेम्स हैं, गेरोसोपा, महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, महात्मा गांधी वाटरफॉल। तो डिफरेंट नेम्स हैं। तो अगर हम कन्नड़ के मैदान की बात करें तो ये एक ऐसा मैदान है जहाँ विभिन्न नदियां जलप्रपात बनाते हुए गिरती हैं पश्चिमी घाट से। उनमें से एक बहुत फेमस वाटरफॉल है जॉगफॉल, जिसका नाम गेरोसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात भी है। उसके अलावा ये तटवर्ती क्षेत्र भी कोई बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं है, ये भी थोड़ा सकड़ा ही है। और इस तटवर्ती क्षेत्र में भी कुछ फसलें उगाई जाती है, कुछ खेती की जाती है। खास तौर पर कॉफी वगैरह जो है इसके आसपास पश्चिमी घाट के जो ढाल है वेस्टर्न कोस्ट के पास, वहां पर कॉफी कल्टीवेशन वगैरह किया जाता है। इसीलिए जब यहाँ कर्नाटक में मॉनसून से पहले जो बारिश होती है वो कॉफी के लिए लाभदायक होती है, या कहवा कहते हैं कॉफी को हिंदी में। तो कहवा की खेती के लिए या कॉफी कल्टीवेशन के लिए लाभदायक होती है। और जब मॉनसून से पहले यहाँ वर्षा होती है, प्री मॉनसून रेनफॉल, उसकी वजह से क्या होता है, कॉफी के जो फूल होते हैं वो खिल उठते हैं। और इसीलिए यहाँ होने वाली प्री मॉनसून वर्षा को कहा जाता है चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम। इसका कोई संबंध चेरी से नहीं है, चेरी ब्लॉसम का संबंध है कॉफी से। कॉफी के फूलों को खिलाने वाली जो वर्षा है, जिसको फूलों वाली वर्षा भी कहते हैं, उसी को चेरी ब्लॉसम कहा गया है। ब्लॉसम का मतलब है खिलना। तो इसीलिए यहाँ पर कॉफी की खेती के लिए एक लाभदायक प्री मॉनसून वर्षा होती है, मॉनसून से पहले वाली बारिश, उसको चेरी ब्लॉसम कहते हैं। हम चेरी ब्लॉसम कहाँ बता रहे हैं, कर्नाटक में, कन्नड़ के मैदानी क्षेत्र में। अदरवाइज कॉफी के लिए प्री मॉनसून रेनफॉल, जहाँ पे भी कॉफी की खेती की जा रही है और मॉनसून से पहले बारिश हो रही है, उसको चेरी ब्लॉसम ही कहा जाएगा, चाहे वो इस स्टेट में, कर्नाटक स्टेट में हो, चाहे केरल में हो, चाहे किसी और जगह। एनसीईआरटी में चेरी ब्लॉसम के लिए एक पर्टिकुलर जो स्टेट बताया गया है वो है केरल। तो अगर आपको एक ही चुनना हो कोई राज्य के चेरी ब्लॉसम कहाँ होती है, तो वो आप केरल राज्य जो है उसको चुन सकते हो। तो ये है कन्नड़ के मैदान। कन्नड़ के मैदान में मुख्य क्या बात थी, एक ही बात है कि एक तो वाटरफॉल्स बनते हैं यहाँ पे अच्छे खासे, और उसके अलावा प्री मॉनसून रेनफॉल यहाँ की क्या है, चेरी ब्लॉसम नाम से जानी जाती है। तो देखिए कर्नाटक में स्थित है ये। उसके अलावा यहाँ पर जलप्रपात बनाया जाता है जिसे जॉग फॉल, शरावती नदी बनाती है जिसे जॉग फॉल, गेरोसोपा, महात्मा गांधी वाटरफॉल, इन सब के नाम से जाना जाता है। और मानसून से पहले जो बारिश होती है उसे चेरी ब्लॉसम कहते हैं, जो कॉफी की खेती के लिए, कहवा के लिए उपयोगी, कहवा मीन्स कॉफी। अब हम बात करेंगे लास्ट का जो मैदानी क्षेत्र है मलाबार तट, उसकी। काफी इंपॉर्टेंट है मलाबार तट वाला क्षेत्र। एक तो ये मलाबार तट है कहाँ पर, ये केरल में स्थित है। केरल, केरल में स्थित होने के साथ साथ और क्या इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो देखते हैं अभी। देखिए केरल में स्थित ये जो मैदानी क्षेत्र है, ये वो तट है जहां सबसे पहले मॉनसून प्रारंभ होता है। मेनलैंड में, मुख्य भूभाग में जब मॉनसून वर्षा प्रारंभ होती है जून से, तो सबसे पहले मलाबार तट में ही मॉनसून वर्षा जो है वो प्रारंभ होती है। तो एक तो मॉनसून वर्षा सबसे पहले स्टार्ट होती है यहीं से, मेनलैंड में। दूसरी चीज, ये जो मैदान है, जैसे हमने देखा गुजरात के मैदान चौड़े थे, वैसे ये दक्षिण वाला, ये वाला जो मैदानी भाग है, ये भी काफी चौड़ा है, ब्रॉड है, काफी चौड़ा मैदान है ये। और इस चौड़े मैदानी क्षेत्र में अगर आपको याद हो, तो जब हमने इंडिया का इंट्रोडक्शन वाला फर्स्ट चैप्टर किया था, उसके बाद जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, उसके स्टार्टिंग में हमने भारत का सबसे उच्चतम भाग और भारत का सबसे निम्नतम भाग जो है वो देखा था। तो निम्नतम भाग भारत का, या लोवेस्ट पॉइंट जो है इंडिया का, वो इसी तटवर्ती क्षेत्र में देखने को मिलता है, लोवेस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। और वो लोवेस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया क्या है, कुट्टनाड नाम का एक स्थान, कुट्टनाड। याद आया आपको कुट्टनाड, अगर आपने याद किया हो, आलापूजा जिले में। और कुट्टानाड वाला जो क्षेत्र है, उस टाइम जब मैंने आपको बताया था तब मैंने ये भी बताया था, ये कुट्टानाड वाला क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां विश्व में, कुट्टानाड, जहां विश्व में सी लेवल से नीचे, बिलो सी लेवल जो है, राइस कल्टीवेशन होता है, बिलो सी लेवल।
मतलब ये सी लेवल से कितना नीचे है, 2 मीटर नीचे है, -2.2 मीटर नीचे, मतलब जितना भी समुद्र स्तर होता है उससे नीचे गहराई पर है, 2 मीटर गहराई पर लगभग। और इस समुद्र तल से नीचे चावल की खेती की जाती है यहाँ पर, और वो भी परंपरागत तरीके से की जाती है। तो इस मलाबार तटवर्ती क्षेत्र में चावल की खेती होती है, वो भी कुछ एक क्षेत्रों में समुद्र तल से नीचे खेती की जाती है, जहाँ पर काफी सारा भाग जलमग्न होता है, पानी में काफी सारा हिस्सा डूबा हुआ होता है, उस एरिया में यहाँ खेती करते हैं चावल की, वो भी परंपरागत तरीके से करते हैं। इसलिए ये कुट्टानाड वाला क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भारत का निम्नतम बिंदु भी है। उसके साथ साथ इस चौड़े मैदानी क्षेत्र में तेजी से मानसून पवनें आती है इसकी तरफ, और यहाँ पर इंडिया का जो वो पेनिनसुला है वो काफी नैरो हो जाता है यहाँ पर आते आते। तो मानसून पवनों का, तीव्र मानसून पवनों का ये जो हिस्सा है, ये वाला पार्ट इंडिया का, इसको बहुत इंटेंस मानसून विंड्स का सामना करना पड़ता है। उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर मानसून पवनों के कारण तटवर्ती क्षेत्र के पास, कोस्टल रीजन के पास काफी सारी गाद इकट्ठी हो जाती है, मिट्टी, और उस गाद और मिट्टी की वजह से क्या होता है वो देखिए। मान लीजिए ये तटवर्ती क्षेत्र है और यहाँ पर ये काफी सारी रेत, मिट्टी, गाद इकट्ठी हो गई। तो ऐसे जब कोस्ट के पास कई जगह गाद और मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, उससे तटवर्ती क्षेत्र के पास, कोस्टल रीजन के पास कुछ पानी इकट्ठा हो जाता है ये, और ये पानी जो है ये समुद्र के जल के साथ जुड़ा हुआ भी है और उससे अलग भी है। तो जब भी किसी भी अवरोध के कारण, चाहे वो गाद मिट्टी की एक बाउंड्री बन गई हो, चाहे किसी और रीजन से, चाहे कोई कोरल रीफ हो, प्रवाल भित्ति हो बीच में, किसी भी कारणवश जब तट के किनारे के ठीक पास में कुछ पानी बिल्कुल पृथक रूप से रह जाए, बिल्कुल सेपरेट रह जाए, यहाँ पर समुद्र में मिक्स ना हो, तो इस तरह की तटवर्ती जो झीलें होती है, बिल्कुल कोस्ट के पास जो लेक्स बनती हैं, उन लेक्स को कहते हैं, ऐसी तटवर्ती झीलों को कहते हैं लेगून झीलें, लेगून झीलें। और ये लेगून झीलें जो हैं, यहाँ पर समुद्र का कुछ पानी पीछे रह जाता है, समुद्र में जाकर मिक्स नहीं होता, यहीं पर अटक जाता है। तो समुद्र का कुछ जल जो यहाँ पर रह गया है, इसी को बैक वाटर भी कहते हैं। पाश्च जल मतलब पीछे रह गया जल, या बैक वाटर या लेगून झील कहा जाता है इसको। और इसको यहाँ स्थानीय भाषा में लेगून झील के अलावा इसको केयाल भी कहते हैं। तो इसको केयाल कहिए, या इसको लेगून झील कहिए, या फिर इसको बैक वाटर कहिए, इसके डिफरेंट नेम्स हैं, पर इन सब नामों का एक ही अर्थ है, तटवर्ती क्षेत्र पर किसी अवरोध के उत्पन्न होने से जब कुछ जल तट के पास रह जाए, तो इस तरह की जो तटवर्ती झीलें होती हैं उनको लेगून झीलें कहा जाता है। और लेगून झीलें जो है ये समुद्र से पूर्ण रूप से कटी भी नहीं होती, इनमें समुद्र का पानी आ सकता है, जा सकता है, इसीलिए समुद्र का पानी मिक्स होने की वजह से लवणीय झीलें होती हैं ये अक्सर। लेगून झीलें या लेगून लेक्स जितनी भी होती हैं वो मोस्टली लवणीय या सलाइन होती हैं, क्योंकि उसमें सॉल्टी वाटर ओशन का मिक्स होता रहता है। तो यहाँ पर कई सारी लेगून झीलें पाई जाती हैं केरल के इस तटवर्ती क्षेत्र में, जैसे वेम्बनाड झील, अष्टमुड़ी झील। वेम्बनाड और अष्टमुड़ी झील जो है उनके बारे में आप 5-5 लाइनों में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पार्ट वो लिखिएगा गूगल से देख के कि क्या प्रमुख है इन झीलों के बारे में, क्या मेन चीज है। तो आज का होमवर्क आपका ये है कि वेम्बनाड और अष्टमुड़ी झील जो है उनके बारे में कुछ 2-4 चीजें लिखिए। मान लीजिए एग्जाम में आ जाए तो आप क्या लिखेंगे, क्या जानते हैं आप उनके बारे में। तो यहाँ पर वो स्थित है 2 लेगून झीलें जो काफी इंपॉर्टेंट है, वेम्बनाड और अष्टमुड़ी। अब यहाँ पर ये जो वेस्टर्न कोस्टल रीजन है, इसमें मलाबार तट वाले क्षेत्र में तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। प्लस अभी देखते हैं बंदरगाह जो है कुछ पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में, उनकी भी बात करेंगे। पहले इस मलाबार तट के बारे में देख लेते हैं डिटेल्स। केरल में स्थित है, चौड़ा है काफी ज्यादा। यहाँ पर लेगून झीलें पाई जाती है जिन्हें केयाल या पश्च जल या बैक वाटर भी कहते हैं, पश्च जल या बैक वाटर। और यहाँ पर ये जो लेगून लेक्स होती हैं इनमें समुद्र के जैसा आनंद भी आता है। यहाँ पे जो वाटर स्पोर्ट्स किए जाते हैं उसमें ऐसा लगता है बिल्कुल फीलिंग ओशन जैसी वाटर स्पोर्ट्स की आती है, बट वो सेफ होता है क्योंकि आगे जाकर समुद्र के तक जुड़ने से पहले वहाँ पे एक अवरोध होता है, एक बैरियर होता है, इसीलिए सेफ होती है लेगून झीलें। तो इस तरह की लेगून झीलों में काफी सारे वाटर स्पोर्ट्स किए जाते हैं। खास तौर पर नौका दौड़ जो है
एक बोट रेस वो स्पेशली यहाँ पे की जाती है। यहाँ की बोट रेस आपने डीडी नेशनल जो होता है उसमें कई बार लाइव भी देखी होंगी, जिसमें बहुत सारे लोग एक लंबी सी नाव पे बैठे होते हैं और तेजी से चापू चलाते हैं, बहुत सारे लोग एक साथ चापू चलाते तेज तेज। तो इस तरह की जो बोट रेस यहाँ पर होती है उसका नाम है नेहरू ट्रॉफी वल्लमकाली नाम की यहाँ पर बोट रेस होती है। और ये पुन्नामादा कयाल, या जिसको वेम्बानाड झील का ही दूसरा नाम है पुन्नामादा कयाल, वहां पर ये नेहरू ट्रॉफी वल्लमकाली नाम की बोट रेस होती है। वहां की भाषा में वल्लमकाली का मतलब होता है नौका दौड़। तो वाटर स्पोर्ट्स के लिए, नौका दौड़ के लिए ये लगून झीलें इंपॉर्टेंट है। प्लस इन लगून झीलों में मत्स्य पालन भी किया जाता है, मछलियां जो हैं वो पाली जाती हैं, फिश रेयरिंग भी की जाती है। तो लगून लेक्स के काफी सारे इंपॉर्टेंट जो है महत्व काफी सारे हैं। तो लगून झीलों के लिए ये तटवर्ती क्षेत्र जाना जाता है। वेम्बानाड और अष्टमुड़ी झीलों के बारे में आपको लिखना, ये आपका होमवर्क है। प्लस लोवेस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया जो है कुट्टनाड जिसको कहते हैं, जहां पर बिलो सी लेवल राइस कल्टीवेशन होता है, चावल की खेती, वो भी यहाँ मलाबार तटवर्ती क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये हमने बात की पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र की। जैसा मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न कोस्टल रीजन पे बंदरगाह निर्माण के लिए या पोर्ट फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल कंडीशंस हैं, इसीलिए इस पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में काफी सारे प्रमुख बंदरगाह हमें देखने को मिलते हैं, पोर्ट्स हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो मुंबई बंदरगाह है, पोर्ट नावाशेवा है। उसके अलावा गोवा में यहाँ पर आपको मार्मगांव बंदरगाह दिखेगा। यहाँ पर कर्नाटक में बैंगलोर पोर्ट है, और केरल वाला जो भाग है यहाँ कोच्चि नाम का कोच्चि पोर्ट है। तो कई सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये मेन चीजें थी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की, पश्चिमी तटवर्ती मैदान की, और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के 6 रीजनल पार्ट्स भी हमने देखे। तो आज जो है आपका होमवर्क, एक तो वो झीलें तो है ही, उसके साथ साथ आपको पूरा एक आंसर लिखना है जिसमें आप पश्चिमी तटवर्ती मैदान को, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को सविस्तार एक्सप्लेन करेंगे या उसका वर्णन करेंगे। तो पूरा एक लॉन्ग आंसर लिखना है जिसमें आपको पश्चिमी तटवर्ती मैदान के बारे में जो भी जानकारी है उसको डिटेल से लिखना है। तो बाकी जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स या पूर्वी तटवर्ती मैदान, वो हम कल की क्लास में देखेंगे, और पश्चिमी और पूर्वी तटवर्ती मैदान में अंतर जो होता है, डिफरेंस, उसको भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए। थैंक यू।